सोचिए, एक अपराधी है जो एकदम मतलब पूरी तरह से एक परफेक्ट साजिश रचता है। वो अपने डिजिटल निशान मिटाने के लिए गूगल तक का इस्तेमाल करता है। हाँ, मतलब हर चैट, हर फोटो, सब कुछ। वो इंटरनेट की दुनिया से हर सबूत मिटा देना चाहता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग एक कागज के टुकड़े पर पेन से लिखे एक नाम के आगे घुटने टेक देती है। ये आज के दौर की शायद सबसे बड़ी विडंबना है। अपराधी को लगता है कि डिजिटल दुनिया पर उसका पूरा कंट्रोल है। बिल्कुल। चैट डिलीट कर दी, फोन फॉर्मेट कर दिया, मतलब सबूत खत्म। हाँ। लेकिन वो उस सबसे बुनियादी, सबसे माननीय चीज को भूल जाता है जो शायद सदियों से चली आ रही है। अपनी किताब पर किसी अपने का नाम लिख देना। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल प्रयागराज से सामने आई एक ऐसी ही कहानी पर है। ये एक भरोसे, धोखे और बेहद ठंडे दिमाग से की गई हत्या की कहानी है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें एक ऐसे सेना के जवान के बारे में बताते हैं जिस पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने अपनी ही 17 साल की प्रेमिका को रास्ते से हटाने के लिए एक खौफनाक जाल बुना। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ, और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी किताब ने इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। बिल्कुल। ये मामला सिर्फ एक क्राइम का ब्यौरा नहीं है। नहीं। ये उस मानसिकता को भी समझने का मौका देता है जहां एक इंसान दबाव में आकर इतना बड़ा और इतना क्रूर कदम उठाता है और उसे लगता है कि वो बच निकलेगा। हाँ, और उसे लगता है कि वो बच निकलेगा। तो सबसे पहले इन किरदारों को समझते हैं। ये लोग थे कौन? हाँ, ये जानना जरूरी है। एक तरफ है आरोपी हर्षवर्धन उर्फ दीपक, 26 साल का, सेना में नायक। पटियाला में तैनात था। हाँ, पटियाला में, और 2018 में सेना में भर्ती हुआ था। मतलब एक सेटल्ड करियर, एक पहचान। और दूसरी तरफ एक 17 साल की लड़की, बस 17 साल की, अभी अपनी जिंदगी की दहलीज पर ही खड़ी थी। यहाँ उम्र का और जीवन के अनुभव का एक बड़ा फासला साफ दिखता है। बहुत बड़ा। एक तरफ एक सैनिक जो दुनिया देख चुका है और दूसरी तरफ एक लड़की जिसके लिए शायद ये रिश्ता ही उसकी पूरी दुनिया था। ये पावर डायनामिक बहुत अहम है इस कहानी में। स्रोतों में एक और बात का जिक्र है, छोटी सी है पर शायद इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्या? आरोपी का नाम पहले भी एक शादी में चोरी के मामले में आया था, हालांकि कोई केस दर्ज नहीं हुआ था। ये एक दिलचस्प बात है। क्या इसे हम एक पैटर्न की शुरुआत मान सकते हैं? मतलब समस्याओं से सीधे भिड़ने की बजाय कोई शॉर्टकट या गलत रास्ता चुनना। देखिए, एक अकेली घटना से किसी के चरित्र का पूरा अंदाजा लगाना तो मुश्किल है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक रेड फ्लैग है। ये दिखाता है कि शायद उस व्यक्ति में जिम्मेदारियों से भागने या मुश्किल स्थितियों को आसान, भले ही वो गलत तरीका हो, उससे हल करने की एक आदत रही हो। और इस मामले में वो आदत एक भयानक रूप ले लेती है। बहुत भयानक। चलिए अब उस वजह पर आते हैं जिसने इस कहानी को इतना खौफनाक बना दिया। आखिर हुआ क्या था? हाँ, मोटिव क्या था? हमारे स्रोत बताते हैं कि वजह थी दीपक की शादी, जो 30 नवंबर को किसी और लड़की से तय हो चुकी थी। और उसकी प्रेमिका जाहिर है इस बात से नाराज थी। वो इस शादी का विरोध कर रही थी और दीपक पर खुद से शादी करने का दबाव बना रही थी। ये एक ऐसी स्थिति है जो कई रिश्तों में पैदा होती है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ बात बहुत आगे बढ़ गई। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ। अगर उसे लड़की से छुटकारा ही पाना था तो उसने रिश्ता तोड़ा क्यों नहीं? सही सवाल है। सेना का जवान है, दूसरी जगह पोस्टिंग हो जाती, शहर बदल जाता, सीधे हत्या की योजना बनाना, ये बहुत ही एक्सट्रीम कदम लगता है। स्रोतों में इस पर कुछ है? ये इस केस का सबसे परेशान करने वाला सवाल है और इसका जवाब शायद उस दबाव में छिपा है जो लड़की बना रही थी। अच्छा, उसने धमकी दी थी कि अगर दीपक ने उससे शादी नहीं की तो वो पुलिस के पास जाएगी और उसके घर वालों को सब कुछ बता देगी। हाँ, अब एक फौजी के लिए जिसकी समाज में एक इज्जत होती है, ये शायद सिर्फ रिश्ते का टूटना नहीं था, ये इज्जत और करियर पर आंच आने जैसा था। बिल्कुल। और स्रोतों में एक बहुत ही मार्मिक डिटेल है कि जब लड़की उससे मिलने आई तो अपने साथ सिंदूर की डिब्बी भी लाई थी। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितनी गंभीर थी इस रिश्ते को लेकर। वो शादी करना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, वो अपना मन बना चुकी थी। हाँ। और यही बात शायद दीपक के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन गई। उसे लगा कि अब बातचीत या समझाने बुझाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके नजरिए से ये लड़की अब एक समस्या बन चुकी थी, एक प्रॉब्लम जिसे जड़ से खत्म करना ही एकमात्र उपाय था। ये एक बेहद खतरनाक और विकृत मानसिकता है। हाँ, जहां आप दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी की एक रुकावट समझने लगते हैं। और यहीं से धोखे और साजिश का वो ताना बाना बुना जाता है जो दिल दहला देता है।
9 नवंबर को दीपक छुट्टी पर अपने गांव आता है और वो लड़की को फोन करके एक ऐसा वादा करता है जिस पर कोई भी यकीन कर ले। वो उससे कहता है कि ठीक है, हम शादी करेंगे। हाँ, 10 नवंबर को मंदिर में शादी करके कहीं दूर चले जाएंगे। उसने लड़की के भरोसे का इस्तेमाल उसे अपने जाल में फंसाने के लिए किया। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश को ही उसका मौत का पंदा बना दिया। 1 मिनट, मतलब जिस दिन वो लड़की से शादी का वादा कर रहा था हाँ। उसी दिन उसने हत्या का हथियार भी खरीद लिया था। हमारे स्रोत बताते हैं कि उसने 9 नवंबर को ही एक चाकू खरीदा था। यही तो धोखे की इंतहा है। दिमाग में ये सब एक साथ कैसे चल सकता है? ये एक क्लासिक प्री मेडिटेटेड मर्डर का उदाहरण है। ये गुस्से में या अचानक उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से सोचा समझा कोल्ड ब्लडेड प्लान था। ये एक ऐसे दिमागी एटा को दिखाता है जिसे हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। मतलब यानी आप अपने दिमाग के एक हिस्से में प्यार और वादे की बातें कर रहे होते हैं और दूसरे हिस्से में उसी इंसान की हत्या की योजना बना रहे होते हैं। 9 नवंबर की पूरी रात वो उससे व्हाट्सएप पर बात करता रहा, भविष्य के सपने दिखाता रहा और उसे पता था कि अगले 24 घंटे में वो क्या करने वाला है। सोचना भी सिहरन पैदा करता है। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। उसने भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि लड़की को उस पर रत्ती भर भी शक न हो, ताकि वो आसानी से उसके साथ चली जाए। हाँ, ताकि वो आसानी से उसके साथ उस सुनसान जगह पर चली जाए जहां उसने उसे मारने की योजना बनाई थी। तो फिर आता है वो दिन, 10 नवंबर। उस दिन की सुबह दीपक उसे बालन चौराहे से अपनी बाइक पर बिठाता है। और वे सीधे उस सुनसान जगह पर नहीं जाते। वो माहौल को बिल्कुल सामान्य और आरामदायक रखना चाहता था। वो उसे ये यकीन दिलाना चाहता था कि सब कुछ ठीक है, कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। ये मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक बहुत ही क्रूर रूप है। वो उसे आखिरी पलों में भी धोखे में रख रहा था। बिल्कुल। शाम के करीब 5 बजते हैं और तब वो उसे थरवाई थाना क्षेत्र के लखरावा गांव के एक सुनसान बाग में ले जाता है। और ये जगह उसने पहले से ही चुन रखी थी। हाँ। पुलिस पूछताछ में उसने जो कबूल किया वो बेहद क्रूर है। उसने बताया कि पहले उसने लड़की के ही दुपट्टे से उसका गला घोटा। उफ। जब वो बेसुध हो गई तो उसने चाकू से उस पर कई वार किए और उसके बाद उसने शव को वहीं पहले से खुदे एक गड्ढे में दफना दिया। मतलब वो पूरी तैयारी के साथ आया था। पूरी तैयारी। उसने जगह चुनी, हथियार खरीदा और शव को ठिकाने लगाने का तरीका भी सोच रखा था। हत्या करने के बाद कहानी का एक और दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। सबूत मिटाने का अध्याय। हाँ, और यहाँ वो आज के दौर के अपराधी की तरह सोचता है। वो गूगल का सहारा लेता है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पता था कि सिर्फ शरीर को छुपाना काफी नहीं है, उनके रिश्ते के डिजिटल सबूत भी हैं। बिल्कुल। उसने गूगल पर सर्च किया, चैट कैसे डिलीट करें। सोचिए। उसने अपना मोबाइल फॉर्मेट कर दिया, लड़की के इंस्टाग्राम और ईमेल अकाउंट में लॉगिन करके वहां से भी चैट डिलीट कर दी। वो हर डिजिटल फुटप्रिंट को मिटा देना चाहता था। और पुलिस के लिए ये ब्राउजर हिस्ट्री एक लाल झंडे की तरह होती है। बिल्कुल। ये सीधे सीधे दिखाता है कि आरोपी को पता था कि कुछ छिपाने लायक है। हाँ। बिल्कुल। इसे जांच की भाषा में कॉन्शियसनेस ऑफ गिल्ट कहते हैं। मतलब अपराध बोध का सबूत। सही। उसने सबूत मिटाने की कोशिश करके असल में पुलिस के लिए एक नया सबूत बना दिया। उसने अनजाने में पुलिस को बता दिया कि इस कहानी में कुछ गड़बड़ है और वो से जुड़ा हुआ है। इतनी प्लानिंग, डिजिटल फुटप्रिंट्स तक मिटा दिए। सुनने में तो ये एक परफेक्ट क्राइम लगता है। लगता तो है। तो फिर ऐसी क्या चूक हो गई जिससे ये पूरी कहानी पलट गई? और यहीं पर ये केस एक फिल्मी मोड़ लेता है। उसकी सारी डिजिटल होशियारी धरी की धरी रह गई, एक बहुत ही एनालॉग, बहुत ही मानवीय भूल के आगे। लड़की के गायब होने के अगले दिन पुलिस को उसका बैग मिलता है और उस बैग में रखी एक किताब पर हाँ, उस लड़की ने दीपक का नाम और उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। सोचिए जरा, एक तरफ वो इंस्टाग्राम, ईमेल, व्हाट्सएप सब कुछ डिलीट कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ एक कॉपी के पन्ने पर पेन से लिखा हुआ एक नाम जिसे वो मिटा ही नहीं सकता था क्योंकि उसे उसके बारे में पता ही नहीं था। ये कितनी बड़ी विडंबना है। वही तो। ये दिखाता है कि आप तकनीक में कितने भी माहिर क्यों ना हो जाए, मानवीय आदतें और भावनाएं अपना निशान छोड़ ही जाती हैं। एक लड़की का अपनी किताब पर अपने प्रेमी का नाम लिखना, ये कितना स्वाभाविक है। बिल्कुल। और यही स्वाभाविकता उस पर भारी पड़ गई। इसी एक सुराग ने पुलिस को एक दिशा दे दी। उन्हें एक नाम और एक नंबर मिल गया।
फिर तो काम आसान हो गया। हाँ, उन्होंने उस नंबर की लोकेशन ट्रेस की और कहानी के तार जुड़ने लगे। ये क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आज भी पुराने तरीके की जासूसी और मौके से मिले भौतिक सबूत डिजिटल जांच जितने ही या कभी-कभी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई तेज होती है। 15 नवंबर को फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस उस बाग में पहुंचती है और शव बरामद कर लिया जाता है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक शव का एक हाथ और कुछ बाल मिट्टी से बाहर दिख रहे थे। शायद उसने जल्दबाजी में शव को ठीक से नहीं दफनाया था। हाँ, हो सकता है। शव का मिलना इस केस में एक निर्णायक मोड़ था। अब ये सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, अब ये एक हत्या का मामला बन चुका था। हाँ, और पुलिस के पास अब एक मुख्य संदिग्ध भी था। वो व्यक्ति जिसका नाम लड़की की किताब पर लिखा था। बिल्कुल। और सबसे हैरान करने वाली बात, 17 नवंबर को जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तो वो वहीं था। भागा नहीं था। वो कहीं भागा नहीं था। और यही ओवर कॉन्फिडेंस अपराधियों को ले डूबता है। उन्हें लगता है कि वो सबसे शातिर है। उसे पूरा यकीन था कि उसने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। डिजिटल सबूत मिटा दिए, शव दफना दिया। उसके हिसाब से पुलिस उस तक कभी पहुंच ही नहीं सकती थी। वो शायद अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था। बिल्कुल, ये मानकर कि उसने अपनी जिंदगी की एक समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और ये आत्मविश्वास शायद उसकी सैनिक पृष्ठभूमि से भी आया हो, एक अनुशासन और प्लानिंग की आदत, जिसे उसने एक भयानक काम के लिए इस्तेमाल किया। हाँ, उसे लगा होगा कि उसकी योजना फूल प्रूफ है। सही कहा। लेकिन कोई भी योजना फूल प्रूफ नहीं होती, खासकर जब उसमें एक इंसान की जान ली गई हो। कोई ना कोई सुराग, कोई ना कोई गलती पीछे छूट ही जाती है। और इस मामले में वो गलती एक कागज पर लिखा हुआ नाम थी। हाँ, जैसा कि स्रोत बताते हैं, इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, जो स्वाभाविक भी है। तो इस पूरी कहानी को अगर हम समेटें, ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जिसका अंत दबाव और धोखे की वजह से एक सुनसान बाग में दफन हो गया। एक ऐसा अपराध जिसे डिजिटल तरीकों से छिपाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन एक बहुत ही मामूली से सुराग ने पूरी साजिश को बेनकाब कर दिया। ये मामला हमें ये भी सिखाता है कि अपराध की दुनिया में तकनीक एक दोधारी तलवार है। सही बात है। अपराधी इसका इस्तेमाल सबूत मिटाने के लिए करते हैं, तो पुलिस इसका इस्तेमाल उन तक पहुंचने के लिए। लेकिन अंत में अक्सर जीत सच्चाई की होती है, चाहे वो डिजिटल सर्वर में छिपी हो या किसी किताब के पन्ने पर लिखी हो। स्रोत हमें ये सब बताते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और अपराधी कैसे पकड़ा गया। लेकिन एक सवाल है जो मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद ही कभी मिले। उस पूरे दिन 10 नवंबर को जब वो उस लड़की के साथ घूम रहा था, उससे बातें कर रहा था, शायद उसके साथ हंस भी रहा होगा। उस व्यक्ति के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था, ये जानते हुए कि वो कुछ ही घंटों में उसे मारने वाला है? ये सोचना ही मुश्किल है। स्रोत हमें योजना के बारे में बता सकते हैं, लेकिन उस धोखे के, उस मनोविज्ञान की गहराई के बारे में सोचना वाकई में परेशान करने वाला है।